नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की रहने वाली सीरीज वो रहेगी सीरीज नंबर 27। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तर में अपन ने 50 इंपॉर्टेंट MCQ सेलेक्ट किए हैं और लास्ट में अपन यहाँ पे 5 से 10 मिनट की फर्स्ट पेपर से संबंधित बूस्टर डोज भी यहाँ पे सेलेक्ट की है। तो आज बूस्टर डोज भी रहेगी। और दोस्तों, रीट मेंस ध्यान रखना है, कल जो रीट की एग्जाम लगेगी उससे संबंधित रीट मेंस की जो 8 से 10 मिनट का अपन ने जो वीडियो डाला है, जो क्लास ली है, वो आपका कोई साथी दोस्त हो तो उसको जरूर शेयर करें, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, वहाँ से जो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनसे संबंधित वीडियो अपन ने बनाई है। तो रीट के लिए जो आपके भाई बहन है वहाँ पर आप जरूर क्लास को शेयर करें। 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपको कल उनमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें एक बार, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी एक बार क्लास को शेयर और लाइक करके अपने अपने जो व्हाट्सएप, फेसबुक और जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, उन पे आप एक बार क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। वो रहेगा दोस्तों अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है। दोस्तों, पैरा ओलंपिक खेलों का जो मोटो है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, पीस, प्रोग्रेसिव, प्रोस्पेरिटी, या फिर स्पिरिट इन मोशन, या सोमेटी। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन का आप जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए और लास्ट में आप स्कोर भी शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है स्पिरिट इन मोशन। ये पैरा ओलंपिक खेलों का यहाँ पे मोटो होता है, ये सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दर्शन शास्त्र के संबंध में निम्न में से क्या विषम है। दोस्तों, यहाँ पे जो दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी है, उसके संबंध में क्या विषम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्या विषम है? अध्यात्म शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, या फिर नीति शास्त्र। दर्शन शास्त्र के संबंध में निम्न में से क्या विषम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है दर्शन शास्त्र के संबंध में चिकित्सा शास्त्र है वो यहाँ पे विषम है। तो यानी ये दर्शन शास्त्र की शाखा नहीं है। इसके साथ में अध्यात्म शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, इसे टोटल 6 प्रकार की शाखा ये होती है दर्शन शास्त्र में, उनमें से ये चिकित्सा शास्त्र इसमें शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है। दोस्तों, योग होता है, योग के जो राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट है उसका क्या नाम है वो अपने यहाँ पे बताना है। महर्षि पतंजलि संस्थान, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग संस्थान, मोरारजी देसाई संस्थान। और दोस्तों, क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए आप। शेयर और लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों आपके लिए। फिर आपके लिए जो PDF है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ज़्यादातर दोस्तों कमेंट आता है सर आप PDF उपलब्ध नहीं करवाते, PDF आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। PDF पर भी काम चल रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मोरारजी देसाई संस्थान है वो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। योग के राष्ट्रीय संस्थान का नाम मोरारजी देसाई संस्थान है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे वाडा जो मैंने स्पेशली वाडा और नाडा पे क्लास भी बना रखी है, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। वाडा और नाडा राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसियों से संबंधित क्लास बना रखी है। तो वाडा जिसे अपन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे कनाडा। ध्यान रखना है दोस्तों, कनाडा के अंदर वाडा का मुख्यालय है, लेकिन इसकी स्थापना के समय इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में था। दोस्तों, यहाँ पे स्थापना के समय इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, लेकिन वर्तमान में कनाडा में है। और वाडा की स्थापना कभी थी दोस्तों, वो 1999 यानी 1999 में वाडा की स्थापना हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। 10 नवंबर 1999 को वाडा की मुख्यालय स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस काम आती है। दोस्तों, जो कोल्ड स्प्रे होती है उसमें कौन सी गैस काम आती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, कोल्ड स्प्रे या कोल्ड थेरेपी के नाम से कौन सी जानी जाती है। जो कोल्ड थेरेपी होती है दोस्तों, ये थेरेपी किसे कहते हैं, तो वो क्रायोथेरेपी को ध्यान रखना है दोस्तों।
क्रायोथेरेपी को अपन कोल्ड थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, यानी ठंडी जल की चिकित्सा होती है उसे अपन क्रायोथेरेपी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोल्ड थेरेपी के अंदर कौन सी गैस काम आती है, तो ये प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इथाइल क्लोराइड। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, और साथ में एक गैस और भी याद रखनी है जो मीथेन होती है दोस्तों यहाँ पे इथाइल क्लोराइड और एक गैस मीथेन, ये भी आपको याद रखना है, यानी मीथेन और इथाइल क्लोराइड दोनों ही कोल्ड स्प्रे में काम आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्न में 50 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, इसलिए आप ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, तुरंत आंसर टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 6, गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है वो किसे कहा जाता है, ये अपने आप में बताना है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, LDL, HDL और CDL, यानी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी और कॉमन डेंसिटी लेवल का जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन इनमें से शरीर में कौन सा अच्छा होता है, तो वो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे HDL कैटेगरी का कोलेस्ट्रॉल शरीर में, यानी हाई डेंसिटी लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में हाई डेंसिटी लेवल पर होती है, तो वो गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। तो क्लास को शेयर और लाइक करने में आपका विनार है दोस्तों यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते ही रहे। प्रश्न नंबर 7, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइबोसोम है, इसकी फैक्ट्री अपन किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री अपन किसे कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, ये डबल क्वेश्चन आपको बार बार भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों अपन को यहाँ पे याद रखना है, प्रोटीन की अगर फैक्ट्री पूछे तो वो अपन यहाँ पे राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री पूछे तो वो अपनी यहाँ पे केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस होता है उसे अपन राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। दोस्तों यहाँ पर भारतीय महिला प्रशिक्षक है, कोच है जिसका नाम है सुनील डबास। इसको किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है वो अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापना 1985 में हुई थी, जो 3 खिलाड़ी को तीन प्रशिक्षकों को दिया गया था। OM नामयार ये अपने को यहाँ पे जो एथलेटिक्स से संबंधित थे प्रथम, तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 2 कैटेगरी में, एक रेगुलर श्रेणी और एक लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर दिया जाता है। रेगुलर श्रेणी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट में इसमें 15 लाख रुपए दी जाती है। ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कबड्डी के अंदर सुनील डबास को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, वो महिला प्रशिक्षक है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों हमें निम्न में से क्या विषम है। दोस्तों यहाँ पे क्या विषम है वो अपने को यहाँ पे बताना है, काइफोसिस, स्वेबेक, हंचबेक, राउंडबेक। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो इनमें से विषम है उसे अपन स्वेबेक, ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 स्वेबेक के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये अपना मान लो खोपड़ी है, ये गर्दन है और ये पीठ वाला पोर्शन होता है। ये पीठ के पीछे के जो कुबड़ निकल के आ जाता है, ये कुबड़ वाला भाग अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये पीठ के पीछे जो कुबड़ निकल जाता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये रीढ़ की हड्डी के पीछे ये कुबड़ निकल के आ जाता है, उसे अपन यहाँ पे काइफोसिस कहते हैं। काइफोसिस कोई दूसरा नाम हंचबैक है और राउंडबैक भी इसे कहते हैं। तो तीनों ही नाम ये काइफोसिस बीमारी से है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, काइफोसिस बीमारी से संबंधित है दोस्तों। लेकिन स्वेबैक है ये सामने जो पेट निकल के आ जाता है जिसे हम लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं, वो इससे संबंधित है, जिसे हम पीछे होलोबैक के नाम से भी जानते हैं। तो आगे पेट निकलता है उसे अपन लॉर्डोसिस यानी स्वेबैक के नाम से जानते हैं, लेकिन पीछे जो पीठ निकल के आ जाती है उसे अपन काइफोसिस, हंचबैक और राउंडबैक यानी विषम स्वेबैक रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे आमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पाचन में मदद करता है। दोस्तों आमाशय है नहीं पेट होता है, उसके अंदर जो दूध का पाचन है वो कौन से एंजाइम के द्वारा किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे
रेनिन एंजाइम, ध्यान रखना है दोस्तों, रेनिन एंजाइम यहाँ पे आमाशय के अंदर दूध को पचाने का कार्य करता है। यानी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में दूध को पचाने के लिए एंजाइम वो रेनिन होता है। जो माँ का दूध पिया जाता है वो रेनिन के द्वारा ही फट के दही के रूप में बन जाता है। तो वो कौन सा एंजाइम काम में आता है, तो वो रेनिन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। और क्लास को भी शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। आप क्लास को पसंद आती है तो जरूर शेयर करने में आप कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों, यहाँ पे 220 माइनस आयु किसका सूत्र होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे 220 में से अगर अपन स्वयं की एज को, यानी ध्यान रखना 220 में से अपन खुद की एज को यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लो अपनी 220 और अपनी एज है मान लो यहाँ पे 50, तो इस क्या निकल के आ गया है, तो वो निकल के आ गया है यहाँ पे दोस्तों अपने को ध्यान रखना है 170। तो ये 170 क्या निकल के आ गई, उसे अपन बोलते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी मैक्सिमम हार्ट रेट। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी अधिकतम हृदय की गति। मैक्सिमम HR के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम हार्ट रेट होती है वो, उसका निकालने का सूत्र है 220 में से अपनी एज घटा दो, इस आधार पर अपना हृदय अधिकतम गति से धड़क सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों जो लाल रक्त कोशिकाओं की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है अपन उसे किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। एरिथ्रोपोइसिस, हीमोग्लोबिन, हीमोलाइसिस या ओस्टियोसाइट। दोस्तों लाल रक्त कोशिका जिसे अपन RBC के नाम से जानते हैं, उनके निर्माण की बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस के नाम से अपन उसे जानते हैं। प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस। और दोस्तों ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वो आपको बता दूँ जो हड्डियाँ होती है, इन हड्डियों के किनारों पे जो या उनके बीच में जो बोन मेरो होता है, इस बोन मेरो के अंदर यहाँ पे RBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, सार्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो सार्जेंट जंप है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वर्टिकल जंप, स्टेप जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या रनिंग ब्रॉड जंप। सार्जेंट जंप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो मान लो ये व्यक्ति है, कोई खड़ा है और ये व्यक्ति अगर खड़ा ही जंप करता है ऊपर की तरफ एक ही जगह पर, यानी इसको टच करने की कोशिश करता है ऊपर, तो ये अपने यहाँ पे वर्टिकल जंप होता है, जिसे अपन सार्जेंट जंप के नाम से जानते हैं। सार्जेंट जंप को अन्य नाम वर्टिकल जंप रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा, किस चिकित्सकीय विधि में बियोन्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सी यहाँ पे मेडिकल मेथड है उस जिसमें बियोन्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्हर्लपूल बाथ, स्टीम बाथ, कंट्रास्ट बाथ या उपरोक्त सभी। बियोन्सी लॉ का प्रयोग करते हैं, कौन सी थेरेपी या ट्रीटमेंट मेथड रहती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे जो व्हर्लपूल बात होती है, जिसे अपन भंवर स्नान के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे अपन भंवर स्नान के नाम से जानते हैं। तो इस भंवर स्नान के अंदर यहाँ पे बियोन्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न भी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, तो मैं सीधा आपको बता दूं, हाइड्रोथेरेपी को अपन यहाँ पे जलीय चिकित्सा के नाम से जानते हैं। जल चिकित्सा यानी चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी हो, लेकिन जल से की जाती है, उसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी में कौन सा मिल नहीं है यहाँ पे, कंट्रास्ट बाथ, कोल्ड थेरेपी, जाकुजी या पैराफिन बाथ। तो अपने को सीधा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर रहेगा दोस्तों पैराफिन बाथ। उसे अपन हाइड्रोथेरेपी में शामिल नहीं करते। ये मोम स्नान, दोस्तों मोम होती है जो अपन कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उसमें काम में लेते हैं। तो मोम प्लस पैराफिन या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पैराफिन बाथ जिसे अपन पैराफिन पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, पैराफिन पेंटिंग के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी में नहीं आएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों। आपके लिए शेयर और लाइक करना जरूर होता है, क्योंकि आपका शेयर और लाइक मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन करता है, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अपनी सीमा से अधिक खिंच जाए तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मांसपेशी मसल्स होती है, लेकिन उसमें ज़्यादातर खिंचाव आ जाए तो उस खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अपनी अधिकतम सीमा से खिंच जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, स्प्रेन, क्रैम्प, स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस।
चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, इसे अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। स्ट्रेन किस में होता है दोस्तों, स्ट्रेन किसकी चोट होती है, तो वो यहाँ पे टेंडन की चोट को अपन स्ट्रेन कहते हैं। टेंडन क्या करता है दोस्तों, टेंडन मांसपेशी को, ध्यान रखना है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो उसे अपन टेंडन कहते हैं। तो टेंडन की चोट होती है उसे अपन स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि टेंडन यानी मांसपेशी होती है वो हड्डी से जुड़ी हुई होती है, और वहाँ से जो मांसपेशी खिंच जाती है तो उसे अपन अत्यधिक खिंचाव के कारण कौन सा बीमारी आती है, कौन सी स्ट्रेन होता है, तो वो स्ट्रेन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, पुरानी चोट को क्या कहा जाता है दोस्तों। जो पुरानी चोट हो जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्यूट, पोस्ट एक्यूट, सब एक्यूट या क्रोनिक। दोस्तों यहाँ पे चोट ध्यान रखना है दोस्तों, औषधीय नाम पूछा जाए तो चोट के औषधीय नाम दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रोट्रोमा और दूसरा माइक्रोट्रोमा। तो मैक्रो होता है वो ताज़ा चोट होती है, तुरंत लगने वाली है, 48 घंटे की जो चोट लग जाती है 48 घंटे में रहती है वो चोट यहाँ पे मैक्रो। 48 घंटे से भी ज़्यादा दर्द करती है वो माइक्रोट्रोमा में आ जाती है, और इसे अस्वाभाविक चोट भी कहते हैं अपन यहाँ पे। और जो मैक्रोट्रोमा होता है इसे अपन एक्यूट इंजरी, और जो माइक्रोट्रोमा होता है उसे अपन क्रोनिक चोट के नाम से जानते हैं। तो पुरानी चोट को किस नाम से जानेंगे, प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्रोनिक चोट को अपन किस नाम से जानते हैं, वो रहेगी पुरानी चोट, और इसे अपन माइक्रोट्रोमा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, डायफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प का आना क्या कहलाता है दोस्तों। जो डायफ्राम मांसपेशी है उसमें क्रैम्प आ जाता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। डायफ्राम मांसपेशी कौन सी होती है, तो जो अपनी ये स्टर्नम हड्डी होती है, ये अपनी पसलियाँ होती है दोनों तरफ, और पसलियों के नीचे की जो मांसपेशी पाई जाती है वो डायफ्राम मांसपेशी होती है, और उसमें अगर क्रैम्प आ जाता है तो अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उसे अपन स्टीच के नाम से जानते हैं, यानी तीखा दर्द होता है, उसे अपन तीखा दर्द होता है तो उसे अपन स्टीच कहते हैं। यानी जैसे कोई सुई होती है, अगर उसको कोई चुभाता है तो वो अपने दर्द होता है, उस ऐसा दर्द अपने को यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी के अंदर होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे 19% नंबर रहेगा अपना। अगला इंपॉर्टेंट, निम्न में से मुलायम ऊतकों की चोट कौन सी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो कौन सी नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लिगामेंट, टेंडन, अस्थि या फिर कार्टिलेज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 19 से आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो अस्थि फ्रैक्चर होता है, यानी हड्डी का जो टूटना होता है उसे अपन अस्थि भंग या फ्रैक्चर कहते हैं। हड्डी की चोट होती है उसे अपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं रहेगी। लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, और हड्डी की चोट को अपन फ्रैक्चर बोलते हैं, तो ये हड्डी की चोट होती है, ऊतक की चोट नहीं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, एंडोलिम्फ फ्लूइड शरीर में क्या कार्य करता है दोस्तों। शरीर में एक तरल पदार्थ पाया जाए जिसे अपन एंडोलिम्फ फ्लूइड के नाम से जानते हैं, तो ये शरीर में क्या कार्य करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गर्मी देता है, गति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, संतुलन देता है। दोस्तों एंडोलिम्फ फ्लूइड शरीर में क्या कार्य करता है तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है। तो जो कान होता है दोस्तों, अपना कान होता है, इस कान के अंदर मैं आपको बताऊँ, कान के अंदर 3 परतें होती है दोस्तों। तो कान के अंदर यहाँ पे 3 परतों के अंदर जो परतें पाई जाती हैं, उन परतों के बीच के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे अपन एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो एंडोलिम्फ यहाँ पे क्या कार्य करता है, प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों। वो अपने को यहाँ पे संतुलन प्रदान करता है, संतुलन बैलेंस देने का कार्य दोस्तों वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एंडोलिम्फ देता है, जो कान के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट है दोस्तों। यहाँ पे साइनोवाइटिस है, ये शरीर के किस अंग की चोट है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशी, टेंडन, जोड़, उपास्थि। चले दोस्तों यहाँ पे चोट के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे मांसपेशी में लग जाती है तो उसे अपन किस नाम जानते हैं, टेंडन में लगती है किस नाम से, जोड़ में, उपास्थि में, या जांग में लग जाती है, या फिर सिर में लग जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे साइनोवाइटिस, ये जोड़ में अगर चोट लग जाती है तो उसे अपन साइनोवाइटिस कहते हैं। लेकिन ये कौन सी चोट होती है तो उसे अपन जो गुम्बड़ बोलते हैं, गुम्बड़ जो थक्का बन जाती है, लाल लाल थक्का बन जाता है, गुम्बड़ बन जाता है, तो वो चोट यहाँ पे लगती है। लेकिन अलग अलग जगह जैसे सिर में लगती है तो उसे अपन हेमाटोमा, जांग में लग जाती है तो उसे अपन चार्ली हॉर्स के नाम से जानते हैं, मांसपेशी में मायोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, टेंडन में लग जाती है, जोड़ में अगर लगती है उसको साइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। अलग अलग चोटों के नाम होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों,
प्रश्न नंबर 22 रहेगा, हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा क्या कहलाती है। दोस्तों हार्ट के द्वारा जो एक बार पंप किया जाता है उसमें जो ब्लड की मात्रा निकलती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, रेसिडियल वॉल्यूम या फिर इनहेलेशन। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों हार्ट से संबंधित, और जल्दी ही अपन हार्ट से एनाटॉमी पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। लगभग 2 या 3 क्लास के बाद अपन यहाँ पे एनाटॉमी थ्योरी की क्लास में एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। ध्यान रखना है दोस्तों, हार्ट के द्वारा एक बार बीट करने पर जो ब्लड की मात्रा निकलती है उसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और एक बार स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, ब्लड एक बार हार्ट 70 ml रक्त एक बार धड़कने पर निकालता है। दोस्तों हृदय की धड़कन कितनी होती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने पर वो कितना रक्त निकालता है, 70 ml। इस प्रकार 72 बार निकालने पर वो लगभग 5000 ml यानी 5 लीटर के लगभग वो रक्त यहाँ पे, या 5-5.5 लीटर के लगभग रक्त 1 मिनट में हार्ट निकालता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक में उद्घोष को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो प्राचीन ओलंपिक होते थे पुराने समय में उसमें उद्घोष किया जाता है उसे अपन किस नाम से जानते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। अपोलो, जीएस, स्पॉन्डोफेरी या फिर नाइल। प्रश्न नंबर 23 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और क्लास को शेयर और लाइक आप करने में कमी ना रखे दोस्तों। यहाँ पर शेयर और लाइक ध्यान रखना है दोस्तों, शेयर और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल, चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, जितने भी हैं उन पर आप क्लास को जरूर शेयर किया करो। तो प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्पॉन्डोफेरी। प्राचीन ओलंपिक में जो उद्घोष किया जाता था उसे अपन स्पॉन्डोफेरी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों, हवा में फेंकी गई कोई भी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते को क्या कहते हैं। दोस्तों कोई भी वस्तु हवा में फेंकी जाती है और फिर उसके द्वारा जो रास्ता तय किया जाता है हवा के अंदर उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। जैसे मान लो भाला है, भाले को अपन हाथ से, ध्यान रखना है दोस्तों, भाला है, भाले को अपन हाथ से फेंकते हैं, तो हाथ से फेंकने पर वो भाला हवा में जाता है। तो हवा में जाता है तो उसे अपन जो दूरी तय की जाती है ज़मीन पे आने से पहले, वो दूरी क्या कहलाती है। पैराबोला, एपेक्स, ट्रेजेक्ट्री, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, अपन उसे ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं। जो हवा में दूरी पे की जाती है उसे अपन ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, एक हाथ में कितनी फ्लेंजेज होती है। दोस्तों एक हाथ के बारे में पूछा गया है, उसमें कितनी फ्लेंजेज होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक हाथ में कितनी फ्लेंजेज, 28, 32, 26, 14। दोस्तों ये अपना हाथ होता है, मान लो ये अपना हाथ है, ये हाथ की अंगुलियाँ होती है, ये अपनी 4 अंगुली और ये अपना यहाँ पे अंगूठा हो गया। तो एक हाथ में कितनी फ्लेंजेज होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, एक हाथ में कितनी फ्लेंजेज होती है। तो प्रत्येक अंगुली में 3 फ्लेंजेज होती है, यानी जॉइंट होते हैं, हड्डियाँ होती है। तो इस प्रकार 4 अंगुली में कितनी हो गई, 12, और 2 होती है सिर्फ अंगूठे के अंदर, यानी टोटल 2 ये। तो कितनी फ्लेंजेज हो गई एक हाथ में, तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, 14 फ्लेंजेज एक हाथ में रहती है, वो अपने को यहाँ पे याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा, कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कैल्सीफेरोल है वो किस विटामिन को कहा जाता है, यानी कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे विटामिन डी को अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें D2 या D3 कौन से विटामिन को, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है अंदर। अगर डीपली क्वेश्चन पूछना होता है तो वो अपने यहाँ पे बताना होता है। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है, विटामिन D3 को अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन D3, उसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 रहेगा, महिला वॉलीबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी का क्या नाम है। दोस्तों जो महिला वॉलीबॉल होती है उसकी जो नेशनल ट्रॉफी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रिंस वसालाजा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, कनिका कप या पूर्णिमा ट्रॉफी। महिलाओं की नेशनल वॉलीबॉल ट्रॉफी है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 27 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पूर्णिमा ट्रॉफी, महिलाओं की राष्ट्रीय वॉलीबॉल की ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, वेलोड्रम किसे कहते हैं। दोस्तों वेलोड्रम है वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल ग्राउंड, साइकिल ट्रैक, घुड़सवार एरिना या स्क्वैश कोर्ट। दोस्तों वेलोड्रम ऐसा होता है, यानी ये अब ग्राउंड होता है, इसमें
ग्राउंड के अंदर ऐसा चारों तरफ उसके दीवार के सारे सारे ऐसे साइकिल को घुमाया जाता है, तो साइकिल के लिए जो काम में लिया जाता है गोलाई के अंदर, उसे अपन वेलोड्रम के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों। साइकिल का जो ट्रैक होता है उसे अपन वेलोड्रम के नाम से जानते हैं, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों। शरीर की एकमात्र हड्डी जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, दोस्तों यहाँ पे शरीर की एकमात्र बोन है जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी है, यानी बोन टू बोन कनेक्टर नहीं है, वो कौन सी हड्डी होती है? मैक्सिला, मैंडिबल, पैराइटल या फिर हाइड? दोस्तों शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। तो उनको भी अपन दो भागों में बांटते हैं, एक अक्षीय, तो अक्षीय कंकाल में 80 और उपांगीय कंकाल में 126, टोटल मिला के 206 हड्डियाँ होती है दोनों ही। तो उसमें से जो एकमात्र हड्डी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? हाइड बोन के नाम से जानते हैं। और ये गर्दन के अंदर पाई जाती है, यानी गले के अंदर पाई जाती है। दोस्तों गले के अंदर ये उपास्थि से बंधी हुई होती है, यानी 4 उपास्थियों से बंधी हुई हड्डी होती है, जिसे अपन हाइड बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है टोंगी बोन किसे कहते हैं? दोस्तों टंग होती है जिसे अपन जीभ बोलते हैं, टंग बोन के नाम से किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों टंग जिसे अपन हिंदी में जीभ के नाम से जानते हैं, तो टंग बोन के नाम से किसे किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 30 में। चले दोस्तों, जो जीभ अपना ये खोपड़ी होती है, खोपड़ी ये अपनी गर्दन वाला भाग होता है, इसमें ये जो मुंह होता है उसमें जो जीभ होती है ये एक हड्डी होती है जो किसी से नहीं जुड़ी हुई होती है गले गर्दन के अंदर, उसी से जाकर यहाँ पे जीभ जुड़ी हुई होती है। तो टंग बोन के नाम से अपन जानते हैं, वो हाइड अस्थि या हाइड बोन के नाम से जानेंगे उसे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक आते हैं? दोस्तों हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है उसमें कितने कारक आते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। 8, 5, 3 और 1। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में जो कारक आते हैं उसे 5 कारक कहते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, समयगात्मक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों यहाँ पे, फ्लिक का संबंध किस खेल से? दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया है जिसे अपन फ्लिक कहते हैं, फ्लिक का है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर बेसबॉल? दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है फ्लिक, ये फ्लिक है वो किस खेल से संबंधित है? फ्लिक। और क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है बैडमिंटन। ध्यान रखना है दोस्तों, बैडमिंटन में फ्लिक शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखें दोस्तों, एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी है? दोस्तों यहाँ पे एसोसिएट स्कल बोन है वो शरीर के किस भाग की हड्डी है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्लेविकल, कूल्हे, चेहरे या मध्य कान की? एसोसिएट स्कल बोन। चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है एसोसिएट स्कल बोन बोलते हैं अपन, वो मध्य कान की हड्डी होती है। अब देखिए दोस्तों, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? एक कान के अंदर यहाँ पे 3 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसे अपन मेलेस, इनकस और स्टेपिज के नाम से जानते हैं। यानी मेलेस, इनकस और स्टेपिज, स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यहाँ पे जो मध्य कान की जो हड्डी होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मध्य कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो इनकस हड्डी पाई जाती है, तो इसे अपन एसोसिएट स्कल बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, यहाँ पे तेज गति की क्रियाओं के लिए कौन से मसल फाइबर की जरूरत होती है? दोस्तों जो तेज गति यानी स्प्रिंट के लिए कौन से मसल्स फाइबर की जरूरत होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। एसटीएफ, एफटीएफ, आरटीएफ, ओटीएफ? दोस्तों तेज गति से जो क्रियाएं की जाती है उसमें कौन से मसल्स फाइबर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पे फास्ट ट्विच फाइबर। ध्यान रखना है दोस्तों, फास्ट ट्विच फाइबर जिसे अपन व्हाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एफटीएफ, यानी फास्ट ट्विच फाइबर जिसे अपन व्हाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट फाइबर वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तेज गति की क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ किसकी याद में कराई जाती है? दोस्तों जो मैराथन दौड़ है ये किसकी याद में करवाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैराथन दौड़ किसकी याद में करवाई जाती है? दोस्तों मैराथन की दूरी कितनी होती है?
42.195 किलोमीटर के रूप में होती है और 26 मील 385 गज के रूप में होती है। यानी गज और किलोमीटर दोनों में याद रखना है। तो ये किसकी याद में करवाई जाती है? प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है FIDE-PDS की याद में। ध्यान रखना दोस्तों, FIDE-PDS की याद में मैराथन दौड़ करवाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी या डिस्टेंस कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैंने बता भी दिया है पिछले प्रश्न में इसका डेफिनेशन के रूप में। 42.195 किलोमीटर, 26.385 मील या फिर गज, और या फिर 47.52 किलोमीटर, ए एंड बी दोनों। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ए एंड बी, यानी मील और किलोमीटर दोनों के अंदर ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। मील में 26,385, किलोमीटर में 42,195 के आधार पर अपने को यहाँ पे दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और किसकी याद में करवाई जाती है? तो वो FIDE-PDS, ध्यान रखना है दोस्तों, किसकी याद में करवाई जाती है? FIDE-PDS की याद में करवाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, सबसे जटिल स्ट्रेन कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन का सबसे जटिल स्ट्रेन पूछा गया है। सबसे तीव्र स्ट्रेन कौन सा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है, जिसे अपन सीवियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। सीवियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब स्ट्रेन होती है दोस्तों, ये किसकी चोट होती है? तो ये टेंडन की चोट होती है। और टेंडन क्या करता है? टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये पे सबसे जटिल स्ट्रेन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 3rd डिग्री जो स्ट्रेन होता है उसे अपन सबसे जटिल स्ट्रेन, जिसे अपन सीवियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है कि जो हड्डी होती है, इस हड्डी से मांसपेशी टूट कर अलग हो जाती है। या याद रखना है, यानी मसल्स है वो हड्डी से टूट के अलग हो जाती है, तब वो 3rd डिग्री स्ट्रेन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, KD सिंह बाबू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे KD सिंह बाबू स्टेडियम है वो किस शहर में स्थित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बर्लिन, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। दोस्तों क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर करते रहे। शेयर और लाइक करने में आप कमी रखते हैं, तो शेयर और लाइक आप ज़्यादा करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहेगा दोस्तों, लखनऊ के अंदर यहाँ पे KD सिंह बाबू स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 रहेगा, मल्टी एक्सियल जॉइंट कौन सा होता है? दोस्तों मल्टी एक्सियल जॉइंट है वो कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, सैंडल जॉइंट या पिवट जॉइंट। मल्टी एक्सियल जॉइंट दोस्तों, मल्टी एक्सियल जॉइंट का मतलब होता है यानी चारों दिशाओं में, ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा कौन सा जॉइंट है जो चारों दिशाओं में मूवमेंट कर सकता है, उसे अपन मल्टी एक्सियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो मल्टी एक्सियल जॉइंट है। दोस्तों ध्यान रख रहा है बॉल एंड सॉकेट, और ये किस में पाया जाता है? तो कंधे के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो उसे अपन चारों दिशाओं में मूवमेंट करा सकते हैं, यानी 360 डिग्री अपन उसको घुमा सकते हैं, वो मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, और 50 प्रश्नों के बाद में अपन 10 मिनट की यहाँ पे बूस्टर डोज देखेंगे दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेपर से। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड जो रेसलिंग चैंपियनशिप है उसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पहली भारतीय महिला पहलवान पूछी गई है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली, ध्यान रखना दोस्तों, पहली पूछी गई है भारतीय महिला पहलवान कौन है? प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है विनेश फोगाट। ध्यान रखना दोस्तों, विनेश फोगाट है वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, चेस के निर्णायक को क्या कहा जाता है? जो चेस होता है उसके निर्णायक होता है, ऑफिशियल होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। जज, ऑफिशियल, एम्पायर या ऑर्बिटर। दोस्तों चेस जिसे अपन शतरंज के नाम से जानते हैं, इस शतरंज का जो निर्णायक होता है, ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल उसको अपन किस नाम से जानते हैं? दोस्तों शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं उसे अपन शतरंज के खिलाड़ी को अपन किस नाम से जानते हैं वो भी अपने को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके जो ऑफिशियल है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ऑर्बिटर। ध्यान रखना है दोस्तों, शतरंज के जो यहाँ पे
निर्णायक होते हैं उसे अपन ऑर्बिटर के नाम से जानते हैं। और शतरंज का जो खिलाड़ी होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, 4x400 मीटर दौड़ में बेटन टेक ओवर जोन कितना होता है। दोस्तों जो 4x400 मीटर दौड़ है उसमें जो बेटन टेक ओवर जोन है वो कितना होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 30, 20, 10, 5 मीटर। दोस्तों पहले जो इसका रूल होता था मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये अपनी लेन है, वो लेन में जो बेटन टेक ओवर जोन होता है तो पीछे 10 मीटर यहाँ पे एक्सीलरेशन जोन होता है और 20 मीटर यहाँ पे बेटन टेक ओवर जोन। ध्यान रखना है दोस्तों, 20 मीटर बेटन टेक ओवर जोन और 10 मीटर का होता है उसे अपन एक्सीलरेशन जोन के नाम से जानते हैं। लेकिन आजकल दोनों को ही मिला के यहाँ पे यानी 10 मीटर और 20 मीटर दोनों को मिलाकर इसमें कहीं पर भी अपन बेटन चेंज कर सकते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभी 30 मीटर बेटन टेक ओवर जोन होता है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो 30 मीटर ही रहेगा। वैसे इसका प्रश्न बेटन टेक ओवर जोन यहाँ पे 20 मीटर भी होता है और 10 मीटर एक्सेलरेशन, लेकिन अब नए नियम के अनुसार 30 मीटर में अपन कहीं भी बेटन चेंज कर सकते हैं। तो 30 मीटर इसका बेटन एक्सचेंज जोन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 वो रहने वाला है, अगर परीक्षण सभी लोगों द्वारा किया जाए और सभी का परिणाम एक जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों सभी लोग एक ही परीक्षण सभी लोगों पर करते हैं और सभी का परिणाम एक जैसा हो तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या मानक, यानी रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैधता और मानक नॉर्मलिटी, इनमें क्या होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 43 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है वस्तुनिष्ठता। ध्यान रखना है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता होती है यानी कहीं पर भी जाओ उसका एक ही परिणाम आएगा। जैसे मान लो 1 किलो चीनी है, इस 1 किलो चीनी 1 kg चीनी को अपन यहाँ पे मान लो राजस्थान में अब अगर उसको तुलवाते हैं तो राजस्थान में 1 किलो वेट आएगा, चाहे इंडिया के कहीं पर ही चले जाए उसमें भी 1 kg वेट आएगा, और यहाँ पे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो उसको 1 kg वेट ही आएगा। तो वो अपने को वस्तुनिष्ठता मिल रही है, ये अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों आप। प्रश्न नंबर 44 देखे दोस्तों यहाँ पे, कैलिस्थेनिक अभ्यास किसे कहा जाता है। दोस्तों जो कैलिस्थेनिक अभ्यास है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओपन जिम एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज, मशीन एक्सरसाइज या फिर उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कैलिस्थेनिक अपनी फ्री हैंड एक्सरसाइज यानी इसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी उपकरण की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, यानी खाली हाथों से फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं अपन। जैसे पीटी करते हैं, पीटी में किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्री हैंड एक्सरसाइज और कैलिस्थेनिक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों यहाँ पे, खोपड़ी के जोड़ में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है। दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी का जोड़ है उसमें एकमात्र संधि है जो गति करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्रंटल जोड़, लंबोइड जोड़, मैंडिबुलर जोड़ या फिर स्कॉम्स जोड़। यानी वैसे अपन देखें तो खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, 8, और उनमें कौन से अचल जोड़ पाया जाता है, यानी लगभग उसमें ना के बराबर गति होती है, अचल जोड़ होता है, फ्यूचर बोलते हैं अपन उसको। तो वो लेकिन फिर भी उसमें एकमात्र ऐसी संधि कौन सी है जो गति करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है अपवाद के रूप में। प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मैंडिबुलर जोड़। ध्यान रखना है दोस्तों, मैंडिबुलर जोड़ है खोपड़ी के अंदर, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, उसमें गति करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 प्रश्न नंबर 46 रहेगा यहाँ पे, 100, 200, 400 मीटर दौड़ में कितने फॉल्स स्टार्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों 100, 200, 400 मीटर दौड़ है उसमें कितने फॉल्स स्टार्ट है, यानी एक बार गलती करने पर उसको मौका मिलता है, वो कितनी बार मिलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, 100, 200 मीटर में एक बार भी, यानी एक बार भी अगर फॉल स्टार्ट कर दिया, मान लो जैसे गन फायर खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी यहाँ पे झुक रहा है और गन फायर होता है, वो अगर गलती से फॉल्ट स्टार्ट कर दिया तो वो बार हो जाता है, इसमें उसको मौका दोबारा नहीं मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, मध्य कान की 3 हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों मध्य कान की जो 3 हड्डियाँ होती हैं उनमें सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई है, वो कौन सी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना। स्टेपिस, मेलिस, इनकस या उपरोक्त सभी।
दोस्तों कान होता है, कान में अपने को पता लग गया कि 3 हड्डियाँ होती है, मेलेस, इनकस और स्टेपेज। उसमें सबसे छोटी होती है वो स्टेपेज होती है, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। लेकिन कान की हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई है तीनों हड्डियों में, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 47 से आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो मेलेस हड्डी होती है वो कान की सबसे बड़ी होती है, यानी 3 हड्डियों में सबसे बड़ी कान की मेलेस और सबसे छोटी स्टेपेज होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, पहला ओलंपिक जो 3 शहरों में आयोजित हुआ था। दोस्तों यहाँ पे पहला ओलंपिक कौन सा है जो 3 शहरों में आयोजित हुआ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1920, 32, 16 या 1912। चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 से आंसर रहेगा दोस्तों 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे 3 शहरों के अंदर आयोजित किया गया पहला ओलंपिक था। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न भी रहेगा। इसके बाद में अपन 10 मिनट की बूस्टर डोज देखेंगे प्रथम पेपर से संबंधित। प्रश्न नंबर 49 देखें दोस्तों, महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिता होती है। दोस्तों में महिलाओं के लिए पूछी गई, उसमें जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है उसमें कितनी प्रतियोगिताओं को शामिल किया जाता है। 6, 4, 3, 5। प्रश्न नंबर 49 से आंसर रहेगा दोस्तों, जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है उसमें 4 क्रियाओं या स्पर्धाओं को शामिल किया जाता है। साथ में इंपॉर्टेंट अपने को ये भी ध्यान रखना है, जो पुरुषों से संबंधित होती है उसमें 6 क्रियाओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, कौन सी मांसपेशी को विंग मसल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी मांसपेशी है जिसे अपन विंग मसल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे विंग जिसे फ्लाई मसल्स भी कहते हैं, विंग यानी पंख बनाने वाली कौन सी मांसपेशी होती है। दोस्तों ये अपना मान लो सिर है और ये गर्दन है, और ये अपने का ये अपने दोनों हाथ है, मान लो ये हाथ हो गए और ये अपने हाथ हो गए। तो ये जो पीठ के पीछे मसल्स बनती है वो विंग मसल्स बनती है, यानी उड़ान की तरह। तो ये मांसपेशी कौन सी होती है पीठ के पीछे, पीठ के पीछे की बात है दोस्तों, इसे अपन विंग मसल्स के नाम से जानते हैं। डेल्टोइस, आर्टोइस, लेटिसमस डोर्सी, गेस्ट्रोमिस। प्रश्न नंबर 50 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है लेटिसमस डोर्सी होती है, उसे अपन विंग्स मसल्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 50 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लास कैसी लगी वो भी बताइए। और अब अपन 10 मिनट की यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित बूस्टर डोज देखते हैं, और उसमें जो पहला बूस्टर डोज रहेगी वो रहने वाले हैं राजस्थान के दुर्गों में रखी प्रमुख तोपें। जो राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनमें से जो प्रमुख तोप है, वो प्रमुख तोप कौन से दुर्ग में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रमुख तोपों में अपन देखते हैं, वो उसमें रहने वाली है जयगढ़ की। ध्यान रखना है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग कहाँ है, सबसे पहले तो जयगढ़ जयपुर में है। और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम क्या है, जयबाण या रणबंका तोप है। ध्यान रखना है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसे अपन जयबाण या रणबंका के नाम जानते हैं, कहाँ स्थित है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, वो रहने वाले है तारागढ़ दुर्ग बूंदी है, उसमें रखी तोप कौन सी है, गर्भगुंजन तोप और महाबला तोप। ध्यान रखना 2 तोप है इंपॉर्टेंट, कौन से दुर्ग की, तारागढ़ बूंदी वाला। यहाँ पे तारागढ़ अजमेर का नहीं है, बूंदी का है, जिसमें गर्भगुंजन तोप और महाबला तोप। आगे देखिए दोस्तों, कोसवर्धन या शेरगढ़ दुर्ग जो 12 में स्थित है, कोसवर्धन या शेरगढ़, उसमें कौन सी तोप है, हुनहुकार तोप इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो 3 तोप अपन ने देख ली। फेमस तोप अपने जयबाण या रणबंका एशिया जयगढ़ में, तारागढ़ में अपने गर्भगुंजन और महाबला, और कोसवर्धन या फिर शेरगढ़ 12 के अंदर है हुनहुकार तोप। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगली तोप रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, और उसमें जो तोप है उसे अपन शंभूबाण तोप। ये तोप अभय सिंह ने, ध्यान रखना है, ये तोप अभय सिंह ने सर बुलंद से छीनी थी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सर बुलंद से छीनी गई तोप कौन सी है, शंभूबाण, जो किसने छीनी थी, अभय सिंह ने। कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। आगे की तोप देखिए दोस्तों, वो रहने वाली है गजनीखा तोप। ध्यान रखना है, गजनीखा तोप है, ये तोप गज सिंह ने जालोर विजय पर प्राप्त की थी। ध्यान रखना है, जालोर विजय पर प्राप्त की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। दोस्तों अपन मेहरानगढ़ की तोप देख रहे हैं। अगली तोप कौन सी है दोस्तों, वो किलकिला तोप है। किलकिला तोप या अजीत सिंह ने इसे हैदराबाद से लाया था, अजीत सिंह है वो इसे हैदराबाद से लाया था। कौन सी तोप हो, किलकिला तोप। गजनीखा तोप, ये तोप गज सिंह जालोर से विजय पर जीता था, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगली जो तोप रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे जमजमा तोप, कड़क बिजली, बगसवान, नुसरत तोप, गुबार तोप,
धूड़धाड़ी, खंडार किला, सवाई माधोपुर, सॉरी ये जितने भी तोप है ये सभी तोपें कहाँ स्थित है, गुबार का, धूड़धाड़ी, ये जितनी भी है जोधपुर में स्थित है। और खंडार किला सवाई माधोपुर में शारदा तोप स्थित है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। खंडार का किला कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, उसमें कौन सी तोप है, शारदा तोप। तो दोस्तों ये अपने तोपों से संबंधित देख लिया है। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा अगले का जो अगला इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख चर्चित खिलाड़ी, यानी कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है। तो इनसे संबंधित अपने को यहाँ पे चर्चित खिलाड़ी पूछ। तो चर्चित खिलाड़ियों में देखिए दोस्तों, पहला है लून सिंह भाटी जो हॉकी का खिलाड़ी है, बाड़मेर का है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लून सिंह खिलाड़ी जो अभी लेटेस्ट राष्ट्रीय हॉकी टीम में इसका सिलेक्शन हुआ है, राष्ट्रीय हॉकी टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सविता पूनिया हॉकी की खिलाड़ी है और हनुमानगढ़ से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। सविता पूनिया जो कि राष्ट्रीय महिलाओं की टीम की कैप्टन भी है, कप्तान भी है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अपूर्वी चंदेला शूटिंग की खिलाड़ी और जयपुर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। दिव्यांश सिंह पवार है वो भी शूटिंग से संबंधित है और जयपुर का खिलाड़ी है दिव्यांश सिंह, जो उसने ओलंपिक में गया था। अगला देखिए दोस्तों, अर्जुन राम जाट, ये नौकायन से संबंधित है, वो ये भी जयपुर का खिलाड़ी, ये भी ओलंपिक में गया था। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को यहाँ पे खिलाड़ियों को सीधे सीधे फैक्ट याद रखने हैं। तो अपूर्वी चंदेला जयपुर शूटिंग से, दिव्यांश पवार शूटिंग जयपुर, अर्जुन राम जाट नौकायन यानी ये भी जयपुर से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, अर्जुन राम जाट के बाद में रहेगा दोस्तों अपना भावना जाट। भावना जाट पैदल चाल से संबंधित है 20 किलोमीटर, और ये राजसमंद से खिलाड़ी है। अवनी लेखरा है, ये शूटिंग की खिलाड़ी है और जयपुर से है। पैरा ओलंपिक से संबंधित 2 मेडल जीत के लाई थी दोस्तों, एकमात्र खिलाड़ी है जो पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 उसमें 2 मेडल यानी 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी। अगला खिलाड़ी है रवि बिश्नोई, क्रिकेट से संबंधित है, जोधपुर का खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। खलील अहमद है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ये टोक का खिलाड़ी है। और कृष्णा नागर है, ये बैडमिंटन से संबंधित है और जयपुर का खिलाड़ी है। ये पैरा बैडमिंटन ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक में ये भी गोल्ड मेडल लेकर आया था दोस्तों, यहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट और आगे देखिए तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कृष्णा नागर के बाद में रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अपना कृष्णा पूनिया, जो डिस्कस थ्रोवर है, चूरू की खिलाड़ी है दोस्तों यहाँ पे। और कृष्णा पूनिया है वर्तमान में जो राज्य क्रीड़ा परिषद है दोस्तों, यहाँ पे राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी है, वर्तमान में राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है। और ये किससे संबंधित है, डिस्कस थ्रोवर। अगला अरुंधति चौधरी है, वो बॉक्सिंग से संबंधित है, कोटा की खिलाड़ी है। महक शर्मा बॉक्सिंग से है, ये भी कोटा का खिलाड़ी है। देवेंद्र झांझड़िया और बाला फेंक, और ये चूरू से संबंधित है दोस्तों। देवेंद्र झांझड़िया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक 2004 और एक 2016, ध्यान रखना है 2004 और 2016। और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 है उसके अंदर इसने सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों, यहाँ पे सिल्वर मेडल अपने नाम यहाँ पे किया है, तो वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिताली राज जो क्रिकेट संबंधित है, जोधपुर की है, ये संन्यास ले चुकी है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे चर्चित खिलाड़ियों में देखिए दोस्तों, मिताली राज के बाद में आएगा वो रहने वाला है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, निशानेबाजी से है, जैसलमेर के हैं और ये पहले खेल मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। 2004 का जो एथेंस ओलंपिक था उसके अंदर ये निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे दोस्तों, सिल्वर मेडल जीतने वाले। संदीप चौधरी भाला फेंक से संबंधित है, झुंझुनू का खिलाड़ी है। अगला है लिम्बाराम है, वो तीरंदाजी से संबंधित है, उदयपुर से संबंधित रहेगा दोस्तों। यहाँ पे राजश्री है, वो बीकानेर से संबंधित है। बजरंगलाल ताकर है, वो नौकायन है और सीकर का खिलाड़ी है दोस्तों, बजरंगलाल ताकर। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगला रहेगा वो रहने वाला है सुंदर सिंह गुर्जर, ध्यान रखना सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक और करौली से संबंधित है दोस्तों। सुंदर सिंह गुर्जर टोक्यो ओलंपिक, ध्यान रखना सुंदर सिंह गुर्जर है दोस्तों, वो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया था। श्याम सुंदर तीरंदाजी से संबंधित है, बीकानेर का खिलाड़ी है। रघुवर सिंह घुड़सवार का खिलाड़ी है, झुंझुनू से संबंधित है। ओम प्रकाश नौकायन से संबंधित है, ये भी झुंझुनू का खिलाड़ी है। और ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है, अर्जुन सीकर का है और अर्जुन पुरस्कार 2022 प्राप्त खिलाड़ी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से प्राप्त राजस्थान का खिलाड़ी कौन है, तो वो ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग से संबंधित और सीकर का खिलाड़ी है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे साक्षी, जो कबड्डी से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली खिलाड़ी रहेगी दोस्तों। ये भी सुरेंद्र मिश्रा वॉलीबॉल से संबंधित है, लक्ष्मणगढ़ सीकर से संबंधित रहेगा। डॉक्टर करण सिंह निशानेबाजी से संबंधित है, ये बीकानेर का खिलाड़ी है। और आकाश सिंह क्रिकेट का खिलाड़ी है, भरतपुर से संबंधित रहेगा। और सरिता मौर्य कुश्ती से संबंधित है और ये श्रीगंगानगर से रहेगी, इंपॉर्टेंट है, अपने को सभी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे
चर्चित खिलाड़ी देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है अगला चर्चित खिलाड़ी यहाँ पे अभिजीत गुप्ता, ये शतरंज से संबंधित है, राजस्थान का खिलाड़ी है। रजत चौहान तीरंदाजी और जयपुर का खिलाड़ी है। गौरवी सिंघवी तैराकी संबंधित है, उदयपुर की खिलाड़ी है। और भक्ति शर्मा तैराकी की, ये भी उदयपुर की है। और युग चेलानी, ध्यान रखना है दोस्तों, युग चेलानी है तैराकी संबंधित है, ये भी उदयपुर का खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इनमें ज़्यादातर यहाँ पे युग चेलानी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेडल जीत के ला रहा है, तो ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, चर्चित खिलाड़ियों में वो रहने वाला है प्रिया पूनिया, क्रिकेट से संबंधित है, वो चूरू की खिलाड़ी है। शालिनी पाठक है, कबड्डी की है और भीलवाड़ा से संबंधित है। दीपक चार क्रिकेट से संबंधित है और धौलपुर का खिलाड़ी है। राहुल चार क्रिकेट का खिलाड़ी है, ये भी धौलपुर का है। और कर्नल रवि राठौड़ पोलो से संबंधित है, नागौर का खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को ये भी याद रखने हैं, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल और कौन से जिले से संबंधित रखता है। आगे देखिए दोस्तों, कचनार चौधरी शॉटपुट से संबंधित है और चूरू की खिलाड़ी है। ममता कुमारी ढाका कबड्डी से संबंधित है, जयपुर की खिलाड़ी है। और जितेंद्र सिंह भाटी घुड़सवार और जोधपुर का खिलाड़ी है। शीतल तोमर कुश्ती की खिलाड़ी है, ये भी अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक आप जरूर करें दोस्तों, जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।